क्लास हम प्रीवियसली जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें से काफ़ी डेफिनेशंस हम फार्मूलाज वगैरह देख चुके हैं। अब हम उसमें से न्यूमेरिकल देखते हैं। आपकी बुक का सैम्पल प्रॉब्लम 10.1 में इसमें आप क्वेश्चन में आपको कहा गया यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक उल्टा सा वी यानी लैम्डा आपके पास होता है। यू हैव टू फाइंड दैट इक्विवेलेंट मतलब आपको नॉर्मल सोल्यूशन के अमाउंट यानी देखो आपको मोलैरिटी नॉर्मेलिटी बता दी गई है। नॉर्मेलिटी मतलब ग्राम इक्विवेलेंट पर डीएम क्यूब। रेजिस्टेंस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड में आपके पास क्या है, दिस वन। ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट इज यूनिटी। सेल कांस्टेंट क्या होता है, अब हम फार्मूला देख लेते हैं। यू स्टडीड दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल ओवर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने देखा था कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्स है, और इसमें एक कांस्टेंट आता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी आप इसे कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी। अब ये जो रेजिस्टिविटी है यहाँ पे इस फैक्टर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस रेजिस्टिविटी को हम उठा के दूसरी तरफ क्या ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 ओवर रेजिस्टिविटी। ठीक है, आर यहाँ पे है, आर दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, 1 ओवर आर। ये जो L ओवर A है, इट इज टर्म एज सेल कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ लेंथ टू एरिया इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट व्हेन यू आर डिस्कसिंग इट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये जो 1/p है, इट इज द रिवर्सिबल ऑफ रेजिस्टिविटी इज टर्म एज कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस उसे के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हम के क्यों निकालना चाह रहे हैं, बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हमने पढ़ा था कंडक्टेंस कभी भी बराबर होती है, आपकी जो कंडक्टिविटी है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। तो यू हैव टू फाइंड दिस के, इसलिए आपको इसमें रेजिस्टेंस और इसकी वैल्यू बताई गई है। तो इस मामले को अगर हम रीअरेंज कर लें to find out the value of k which is a reciprocal of resistivity, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो r की वैल्यू को 200 ohms बताई गई है। सेल कांस्टेंट यानी L ओवर A की वैल्यू, उस जगह पे सेल कांस्टेंट का वर्ड लिखा हुआ है क्योंकि L ओवर A इज द रेशियो ऑफ लेंथ टू एरिया इज टर्म एज सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूनिट्स क्या बन गए, पर ओहम पर सेंटीमीटर। ठीक है, 5 × 10⁻³ अब आप बोलोगे ये सेंटीमीटर यूनिट क्यों आया है। देखो लेंथ के यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, अगर हम सिर्फ देखें लेंथ के यूनिट होते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। अगर हम देखें एरिया के यूनिट क्या होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 पावर है, ये 2 है, 1 सेंटीमीटर पावर से कट गया, पीछे क्या रह गया, सेंटीमीटर 1। ठीक है, जब सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर -1 हो जाएगा। तो ये आपके पास यूनिट आ गए के क्या यूनिट्स आपके पास निकले हैं, 5 × 10⁻³ पर ओहम पर सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो भी क्या फाइंड करना है, हमें तो कंडक्टेंस निकालनी है, वो भी इक्विवेलेंट। तो आपके पास कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दिस वन। ठीक है, सी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कंडक्टेंस फाइंड कर रहे हो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो सी इसलिए लिखती है। काफ़ी बुक्स में आपको इधर इक्विवेलेंट EQ लिखा हुआ नजर आएगा। तो K × 1000 ओवर नॉर्मेलिटी, हमने फार्मूला देखा था, क्योंकि 1000 क्यों करते हैं, क्योंकि आप पर ml में चीज़ निकाल रहे होते हो। नॉर्मेलिटी क्या है, 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर। ये आपको कहाँ बताई गई है, ऊपर क्वेश्चन में नॉर्मल लिखा हुआ है ना जहाँ पे, वहाँ पे आपको ये डिस्कस की गई है आपके साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, 5 × 10⁻³ इंटू 1000, नीचे 0.01 आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला में देखो क्या आएगा, 5 × 10⁻², ये पर ओहम। ठीक है, सेंटीमीटर -1 है, ये -3 है, तो -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +3। तो 3 में से 1 के क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव, नीचे साथ क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ये जो ग्राम था, ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड यूज़ किया हुआ था, ये बेसिकली आपको बताया था नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें ग्राम इक्विवेलेंट उसे बोल रहे होते हैं। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का न्यूमेरिकल। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो टॉपिक है हमने पढ़ा हुआ है, ये जो नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो ये फार्मूले से निकालते हैं। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। सी इज द कंडक्टेंस विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड के इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या होती है, कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट के बराबर। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लिए तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये इसमें जो सी होगी वो क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट DM³ ठीक है, नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन। अगर हम मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो मोलर कंडक्टेंस बनती है, तो आपके पास मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, ये CM, मतलब अगर आप मोलर अमाउंट ले रहे हो, मोल पर DM³
ठीक है। अगर सेल कांस्टेंट निकाला तो क्या हो जाता है L/A, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ कि L/A की वैल्यू निकालो तो कैसे निकालेंगे, दिस इज़ द फार्मूला, ठीक है। आर की वैल्यू क्या थी 1/C, रेजिस्टिविटी की वैल्यू थी 1/K, के यहाँ पे डिवाइड हो जाती है, हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई, तो L/A की वैल्यू किसकी बराबर आती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और ऑब्जर्व कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो रेजिस्टिविटी की होती है और ऑब्जर्व कंडक्टेंस होती है जो रेजिस्टेंस से निकलती है, ठीक है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटर्मिन द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस को डिटर्मिन करने में कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपका इलेक्ट्रोलाइट किस नेचर का है, आपका टेम्परेचर क्या है, आपकी कंसंट्रेशन यानी अमाउंट क्या है इलेक्ट्रोलाइट की जो आपने ली गई। ये तीनों फैक्टर्स जो हैं आपको बहुत इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी जो हम फैक्टर देखने लगे हैं स्टडी के लिए जो है वो कंसंट्रेशन का अफेक्ट कंडक्टेंस पे और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या होता है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। रिमेंबर दैट स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है यानी जो के की वैल्यू होती है वो हमेशा डाइल्यूट करने से डिक्रीज करती है, ठीक है। जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है वो डिक्रीज करती है डाइल्यूशन से। अब डाइल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अगर आपके पास, मैं कहती हूँ आपके पास एक कंटेनर है, आपने उसके अंदर 1 ग्राम सॉल्वेंट सोल्यूट ऐड किया, दूसरे कंटेनर पे आपने 1 ग्राम क्या ऐड किया है, सोल्यूट। सोल्यूट की अमाउंट दोनों में क्या है, सेम है। इस कंटेनर के अंदर आपने 500 ml वाटर डाला है जबकि इस कंटेनर में क्या डाला है 1000 ml, ठीक है। अब देखो अगर इसके अंदर 500 ml है, इसके अंदर 1000 है, तो आप मुझे ये बताओ सल्यूट की अमाउंट तो दोनों में सेम है। ये 1 ग्राम 500 के लिहाज से है, ये 1 ग्राम 1000 के लिहाज से हम डिस्कस करेंगे। तो आप दोनों में सोल्यूशन में देखें, आपको पता चलेगा। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, कंडक्टर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस होती है। यहाँ पे जो 1 ग्राम आयन बनेंगे किसी भी चीज़ के, यहाँ पे जो 1 ग्राम आयन बनेंगे, जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है 1000 ml के लिए, अगर 1 ग्राम उसके लिए बहुत छोटी अमाउंट होगी, ठीक है। ये जो 1 ग्राम आयन थे वो 500 के लिहाज से थे, लेकिन जब आपने इसमें और 500 ml वाटर डाल दिया तो ये तो और डाइल्यूट हो गया, ऐसे ही हुआ ना। तो ये आइंस तो और कम हो गए, पहले इनकी जो एक्टिविटी थी उनसे ज़्यादा एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो जो डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं, स्पेसिफिकली जो डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं उसमें जो आपके पास करंट कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं, अगर आप उसमें और लिक्विड डालते जाओ, सॉल्वेंट डालते जाओ, तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। The reason is that the number of current carrying particles ions per centimeter cube of solution become less at low concentration due to dilution। जब हम चीज़ को डाइल्यूट कर रहे होते हैं तो उसकी अमाउंट कम हो जाती है। पहले ये 1 ग्राम 500 के लिए थे, वो कंडक्ट कर रही थी इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जैसे ही अपने इसमें 500 और पानी डाल देंगे और सॉल्वेंट डाल दिया तो 1 ग्राम तो और पीछे चले गए, उसमें और डिस्टेंस आ गया, उसे और कंडक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इंक्रीजिंग विद डाइल्यूशन बट नंबर ऑफ आइंस पर सेंटीमीटर क्यूब इट डिक्रीजेस। अब वो क्या कहता है, जब आप चीज़ों को डाइल्यूट करते हो आइंस तो ज़्यादा बनते हैं, डिसोसिएशन टूटना ज़्यादा हो जाता है आसान, लेकिन आपकी कंडक्टेंस कम हो जाती है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। तो आप यहाँ पे ये रीज़न लिखा हुआ है कि करंट कैरिंग पार्टिकल्स जो होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब में वो कम हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह आपके पास है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, इट ऑलवेज इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, ठीक है। जब भी आप डाइल्यूशन करोगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ने हमेशा बढ़ना है। रीज़न इज दैट कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है के इंटू वी, वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखो मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टेंस होगी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है हमेशा डाइल्यूशन पे बढ़ती है, और अगर इनफिनिट बहुत ज़्यादा हाई डाइल्यूशन कर दें तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाती है। तो ये दो इसमें क्वेश्चन हैं जो आपने देखने हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, the decreasing value of specific inductance through dilution is more than the compensated increased value of V, so the value of equivalent increase with dilution। just remember that कि equivalent inductance की वैल्यू dilute करने पे बढ़ती है और वैसे बाकी सब में कम होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, या आपके पास जो स्पेसिफिक इंडक्टेंस, या नॉर्मली हम कह देते हैं कंडक्टेंस की कुछ एप्लीकेशन हम देखेंगे।
ब्रीफ से पहले देख लेते हैं। कंडक्टेंस इज यूज्ड टू डिटरमिन द एसिडिक बेसिसिटी। एसिड की बेसिसिटी चेक करता है। बेसिसिटी का मतलब होता है कोई भी आपके पास जो ग्रुप है, नंबर ऑफ किसी चीज़ में हम कार्बोक्सिलिक एसिड योग या कोई उसकी कितने एज का साइन दे सकता है, हम उसको नोट करते हैं। फिर हम इसे नोट करते हैं, इसमें स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को, जो कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। हम उसमें यूज़ करते हैं पानी की प्योरिटी को चेक करने के लिए कंडक्टेंस। वी कैन यूज सी वाटर टू चेक द सैलिनिटी, जिसमें नमक की अमाउंट कितनी होती है। वी यूज टू डिटरमिन द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द। तो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं जो आपके पास बुक में है। तो अक्सर क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग में आ सकता है। तो यहाँ पे कंडक्टर्स के सारी टाइप्स दे गए। तो सबसे पहले जो टाइप हम देखते हैं, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन में इसका यूज़ है। कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन होती है जिसमें आप इंडिकेटर नहीं ऐड करते, आप एसिड और बेस को टाइट्रेट करते हो अगेंस्ट ईच अदर और विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर आप उसमें कंडक्टेंस की मेजरमेंट के थ्रू आप उसका एंड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस टाइट्रेशन होती है। इसमें 4 कैटेगरीज हैं। एक है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी आपके पास सोडियम को HCl हो और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो, तो आपका ग्राफ कैसे आता है। आपको पता है आप एसिड लेते हैं ऊपर, इसमें किसमें लेते हैं आप, यहाँ पे लिखा रहेगा HCl is taken in the burette and sodium hydroxide is taken in the conductivity cell। एक सेल होता है उसमें HCl रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की इक्वेलेंट अमाउंट से। इक्वेलेंट मतलब आप उसके ग्राम इक्वेलेंट निकाल लोगे। ग्राम इक्वेलेंट का मतलब होता है आपके पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो अगर डिसोसिएट होगा तो कितने एच या OH आयन देता है। यहाँ पे OH आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड एक देता है। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट कितना होता है 40। 40 में से कितने ये OH दे सकता है एक। 40 को 1 पे डिवाइड किया तो 40 ही आंसर आएगा। इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी 40 है, तो 40 को हम 1000 ml में डिज़ोल्व करेंगे तो ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका 1 नॉर्मल सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में जाता है तो सोडियम NaOH बनता है, HCl जब जाता है तो HCl बनता है। आप HCl ऊपर से पानी में ऐड करते जाओगे नीचे कंटेनर में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, आपके पास कुछ ग्राफ आते हैं, आपको इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो याद करनी है। उसमें क्या होता है, हमारे पास HCl की वैल्यू हम लेते हैं नीचे एक्स एक्सिस पे, कंडक्टेंस की वैल्यू हम लेते हैं अपने अराउंड द वाई एक्सिस। जब आप ऊपर से HCl की अमाउंट ऐड करते जाते हो, ठीक है, जब आपके कंटेनर में नीचे देखो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऊपर से आप क्या ऐड कर रहे हो HCl। क्लियर, ऐसे ही कर रहे हैं ना हम। जब आप इसमें ऐड कर रहे हो चीज़ें तो ये देखो आपके पास क्या है। It is obvious from the equation that the reaction result in the replacement of fast-moving OH ions by the slow-moving chlorine ions. Thus, with the addition of each drop of HCl solution to the solution of NaOH, there occur a progressive decrease in the electrical conductivity. The conductivity till all the OH ions are removed from the solution, the end point is reached. अब आपके पास क्या होता है, अब आप ये देखोगे आपके पास क्या सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। आपने ऊपर से क्या ऐड किया है, HCl ऐड किया है। जब आप नीचे से ऊपर से HCl ऐड करोगे, आप तो ऊपर से सिर्फ एक ड्रॉप डालोगे, ऐसे ही है ना, आप तो एक ड्रॉप ऐड कर रहे हो, लेकिन नीचे आपके पास क्या है, बहुत सारे OH आयंस पड़े हुए हैं, ऐसे ही है ना। तो फ़ौरन से क्या होगा, कंडक्टेंस में ये हाइड्रोजन HCl ऊपर से जो आएगा H, वो इस OH को मिलकर क्या बना देगा, वाटर। वाटर तो एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, ऐसे ही है ना, और क्लोरीन इस OH की जगह पे आके अटैच हो जाएगा। तो NaCl जो होता है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। HOH जो वो न्यूट्रल कंपाउंड है, जब वो बनेगा तो आपकी जो कंडक्टेंस होती है वो डिक्रीज करती है एकदम से, फ़ौरन से क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो देखो तभी कंडक्टेंस स्टार्ट में बहुत हाई थी, नीचे सारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के आए थे वो नॉर्मली ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने ऊपर से H डाला, HCl के ड्रॉप ऊपर से ड्रॉप हुए तो फ़ौरन से H ने OH को लेके निकल गया, वाटर बन गया। अब वो कंडक्टिविटी वो नहीं रही जो सोडियम और हाइड्रोक्साइड की वजह से बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था,
वाटर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब वाटर बनना शुरू हो जाएगा तो उसका अमाउंट की क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब ऊपर से HCl इतना ज़्यादा आ जाएगा कि नीचे OH कोई बचेगा ही नहीं। ठीक है, अब आपके पास ये भी न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट रहता है ना, इससे आप एंड पॉइंट करते हो, जब आप ऊपर से इतना H डाल दो नीचे आपके पास कोई चीज़ बचे ही ना जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरफ जाए, या आप ये को नीचे कोई OH चीज़ बची नहीं तो वाटर तो बनेगा ही नहीं, वाटर तो बनेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, H की अमाउंट भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है, अब उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप दोबारा से देख लो, आपके पास क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपने कंटेनर में लिया है, सोडियम पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन है, नॉर्मल पड़ा हुआ है, कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है इसकी। जैसे ही आप H को ऊपर से डालते हो HCl को, तो HCl के नीचे आएगा तो H प्लस तो Cl बनता है, H नहीं मिलना होता OH के साथ, Cl नहीं मिलना होता सोडियम के साथ, तो H आपके पास क्या करता है, एच ओ एच क्या होता है, एच इज़ अ वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट बनता है तो वह कंडक्टिविटी में हेल्प नहीं करता, तभी आपका ग्राफ नीचे की तरफ आता है, कंडक्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। फिर एक टाइम आता है जब नीचे सारे ओ एच ख़त्म हो जाते हैं, जितना आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया उसमें ओ एच ख़त्म हो चुके हैं, वो सी एल के साथ सोडियम क्लोराइड बन चुका है, लेकिन अब और कोई चीज़ ऐसी नहीं पड़ी हुई जिसमें से आप ओ एच को रिप्लेस कर सको, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की अमाउंट यहाँ पे फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। आप ऊपर से जितने भी हाइड्रोजन डालोगे वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, वो वैसे फ्री पड़े हुए रहेंगे, और जब वो पड़े हुए रहेंगे तो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जब वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, तो यहाँ पॉइंट से ज़्यादा फिर क्या होता है, इसके बाद फिर से हायर होना शुरू हो जाती है कंडक्टेंस। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन होती है, उसमें ग्राफ आपके पास पूरा शार्प सा आता है, वी कट होता है, और यहाँ पे ये कट करता है इसको, उसको हम मैच कर लेते हैं फिर अपने पॉइंट से, जो हमारे पास होता है पॉइंट कौन सा आता है, ये वाला, इसको हम एक्सेस से मैच करते हैं, कौन सी अमाउंट आई थी जहाँ पे इसका एंड पॉइंट आया था। जैसे आप पहले टाइट्रेशन करते हुए पिंक कलर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, या पिंक कलर डिमिनिश कहाँ पे हो रहा है, वैनिश कहाँ पे हो रहा है, उस पॉइंट पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक वैलेंट पॉइंट इसका जो आ जाता है, दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ से एंड पॉइंट की मेजरमेंट आ जाती है, कितना वॉल्यूम यूज हुआ। ठीक है, इसी तरह यही फिनोमेना बाकी सब में भी होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस वर्सेस क्या है, वीक बेस। वीक बेस आप कोई भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, और आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, HCl हो सकता है। अब वो कहते हैं जब इसका ग्राफ्स हमारे पास आते हैं, कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का, तो उसका ग्राफ भी थोड़ा सा आपके पास क्या होता है, क्योंकि नीचे वीक बेस है, जब आप ऊपर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ऊपर से क्या डाल रहे हो, सॉरी, आप ऊपर से क्या डाल रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से जब आप HCl उसमें ऐड करोगे तो फ़ौरन से क्या होगा, HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, H क्या करेगा, ऊपर से जब आएगा तो फ़ौरन से इसको रिप्लेस कर देगा, जब इसने रिप्लेस किया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भी कम होता है, और ये फ़ौरन से ग्राफ नीचे डिप की तरफ आ जाता है। फिर एक टाइम आता है नीचे कोई OH नहीं बचते हैं, तो ये ऊपर की तरफ जाते हैं, दैट मीन्स पहले आपका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहा था, अब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ हो गया। ठीक है, थोड़ी सी वैल्यू इसके नीचे ड्रॉप कर दें, तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपके पास अगेन स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपका कर्व इस तरह का आएगा, और अगर वीक होगा तो आपके पास इस तरह का आएगा। तो ये आपको कर्व्स जो हैं बेसिकली याद करने हैं, पेपर में क्वेश्चन इसके बारे में आ सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास दूसरी एग्जाम्पल क्या है, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर एसिड ही वीक हो, वीक ही एसिड है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो क्या आपके पास ग्राफ की एग्जाम्पल आती है, आपके पास अगर वीक एसिड है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो आप देख लो पहला वाला ग्राफ, आपकी अमाउंट शुरू ही बहुत कम से होती है और हमेशा ज़्यादा की तरफ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके पास जो कंटेनर है उसमें क्या है, आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जांपल मैं कह रही थी सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इसकी कंडक्टेंस तो वैसे ही ज़्यादा होगी, ऊपर से आपके पास क्या है, CH3COOH, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो खुद ही वीक है, जब ये उसमें आके ऐड होगा तो उसमें से तो बहुत कम हाइड्रोजन आइंस निकलेंगे जो इस OH के साथ जाएंगे, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी बस ड्रॉप करती है बस, और जैसे ही OH आइंस के साथ इसका रिएक्शन पूरा हो जाता है, तो जो चीज़ यहाँ से CH3 इसके अंदर आके ऐड होती है, ये बना देती है सोडियम एसीटेट, CH3COONA,
दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तभी आपके पास जब इसकी अमाउंट बनती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्ट्रॉन्ग बेस का ज़्यादा कर लिया। अगर आपके पास वीक बेस और वीक बेस होती है तो उसका ग्राफ पे यहाँ पे कब आ जाता है, तो ये शो करता है कि आपके पास बेस भी वीक है और एसी भी वीक है, वो दोनों लेके कभी भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन को घटाएंगे नहीं, एक टाइम आएगा ये बिल्कुल बराबर होके एक बैलेंस हो जाता है, पैरेलल टू वो एक्स एक्सिस हो जाता है। तो ये आप सबको इसके ग्राफ्स देखने, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल है एक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होती है इसमें आपके पास प्रेसिपिटेशन का रिएक्शन होता है, प्रेसिपिटेशन बनती है आपके पास, प्रेसिपिटेट बनते हैं। उसमें हम उसकी जो सॉल्ट यूज़ करते हैं जिसको किसके अगेंस्ट टाइट्रेट कर रहे होते हैं, उसकी हमें कंडक्टेंस पता होती है और उस कंडक्टेंस के थ्रू हम उसकी ओवरऑल रिएक्शन की कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब उसमें भी क्या होता है, आपके पास एक ग्राफ आता है और उस ग्राफ के अंदर वैल्यूज हमारे पास आती है, ठीक है। उसके बाद हम इससे रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब आपका फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, व्हाट काइंड ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इट इज, तो हम उसमें से निकाल लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ कंडक्टिविटी चाहिए होती है कि रिएक्शन के स्टार्ट में क्या कंडक्टेंस थी, विद इन द टेम्परेचर कुछ टाइम के बाद क्या कंडक्टेंस थी, और एक अल्फा पॉइंट पे कंडक्टेंस जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया क्या कंडक्टेंस थी, उस पर हम ये चेक करते हैं। और बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है जब हमें स्पोनिफिकेशन टेस्ट करना होता है। फिर हमारे पास इसकी है, हमने हाइड्रोलिसिस किसी चीज़ की चेक करनी हो या हाइड्रोलिसिस कितनी हो रही है किसी चीज़ की, उसमें इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें भी आपके पास क्या होता है, यू हैव टू कैलकुलेट, आपने सिर्फ इतना सा देखना है कि कहाँ कहाँ किसका किसका यूज़ होता है। हम इसकी कनेक्टिविटी को मेजर करते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मेजर करके हम इसे यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो चीज़ हाइड्रोलाइज हो जाती है उसे पता चल जाता है, जो नहीं होती वो अनहाइड्रोलाइज फॉर्म में पीछे रह जाती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसकी जो एग्जांपल्स हैं बस यही हैं, आपने इनको देखने में कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहे हैं। बस इसकी यहाँ पे पेपर में अगर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आ जाए तो आपने जितना ही बताना है इसके एप्लीकेशन क्या